सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो जो चीजें सीखी थी, आज की क्लास में उसको ही करेंगे कंटिन्यू। हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी हैं। आज की क्लास में भी हम कुछ नई चीजों के ऊपर बात करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे और जो भी चीजें यहाँ से बताई जाती है उनको नोट डाउन जरूर करें, घर से रिवीजन जरूर करें। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। हेडिंग पुटअप करेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। सपोज बात करते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास है। इस तरीके से मैं उसे डिफाइन कर रहा हूं। चलिए इस तरीके से सपोज कोई चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास है ना। तो ये क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की तरफ है? इस तल में ये अंदर की तरफ है। इस तल में कहाँ की तरफ है? ये अंदर की तरफ है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे जा रही हैं? अंदर को जा रही हैं। इस पृष्ठ में, इस प्लेन में अंदर की तरफ को वो जा रही है। ठीक है, इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड हमने डिफाइन यहाँ पर करा हुआ है। ठीक है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ और डॉट डॉट अगर रहते तो उसका मतलब बाहर की तरफ। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में सपोज कोई एक छोटा सा कण है, वो आया, एंटर करा उसने इस तरीके से। ठीक है, कोई इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण आया और उसने लंबवत प्रवेश करा। लंबवत मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो वो इधर से आ गया ऐसे। मैं इसको एक बहुत पतले एरो से दिखा रहा हूं, ये आप ध्यान रखना। ये एरो मैंने किसके लिए बनाया है? इस कण के गति के लिए, इसके मोशन के लिए, है ना। तो ये कण यहां से आया है और इस तरीके से इसने एंट्री करी है किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत इसने प्रवेश करा है, परपेंडिकुलर इसने एंट्री करी है किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, समझते जाइए अभी बात को। अब जैसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो हम जानते हैं कि इस पर क्या है? एक बल लगेगा और वो बल का नाम हम जानते हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लॉरेंज बल। तो मान लेते हैं, माना प्लस क्यू आवेश से आवेशित कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में
प्रवेश करता है। और प्रवेश भी कैसे करता है? क्षेत्र की दिशा के लंबवत। ये भी लिखेंगे भाई इसमें, मैं क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है? लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, क्षेत्र अंदर को जा रहा था तो ये बिल्कुल सीधे सीधे उसमें एंटर हो गया। ठीक है, अच्छा, हम जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो उस पर लॉरेंज बल लगता है। कौन सा बल लगता है? लॉरेंज बल। तो मतलब कि यहां भी इस कण पर, इस पार्टिकल पर लॉरेंज बल काम करेगा। तो कण पर लगने वाला लॉरेंज बल, और ये लॉरेंज बल का फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर के दिन ही बताया था। ये लॉरेंज बल कितना होता है? F बराबर QVB साइन थीटा। F बराबर QVB साइन थीटा। इस पर हमने न्यूमेरिकल्स भी करे थे। ये देखिए, F बराबर QVB साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर जब ये आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो इस पर क्या काम करेगा? इस पर लॉरेंज बल काम करेगा, जो कि कितने के बराबर होगा? जो कि होगा F बराबर QVB। क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है। ये बात ध्यान रखेंगे, थीटा कितना है? 90 डिग्री है। तो QVB साइन थीटा होता है फॉर्मूला। क्या होता है? QVB साइन थीटा। क्योंकि लंबवत प्रवेश कर रहा है, लंबवत मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो थीटा 90 रख देंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो F बराबर क्या आ जाएगा? QVB, है ना। ये सारे केस हमने वहां पर बात करी हुई है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो F बराबर क्या आ गया? QVB। इसको बना दो भाई समीकरण नंबर 1। इसको बना दो भाई इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से जरा कि यहां पर जो F की डायरेक्शन है, F की डायरेक्शन जो लगने वाला बल है, इसकी दिशा के बारे में भी हमने बात करी थी। क्या बात करी थी? F की दिशा, किस किस की दिशा? V व B की दिशा के लंबवत होती है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, यहां पर V की जो दिशा है, जो V की दिशा है वो कुछ ऐसी है। V की दिशा मतलब वेग की दिशा, और ये कण कैसे आ रहा है? बिल्कुल सीधे सीधे एंट्री कर रहा है। मतलब V की दिशा ये है। V की दिशा क्या है? ये है, आगे को, सीधा आगे को जा रहा है ये कण, है ना। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है? अंदर की तरफ को है। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ को। ये मैंने ब्लैक से क्या दिखा रखे? चुंबकीय क्षेत्र। तो इन दोनों के ही लंबवत, मतलब कि V और B दोनों के लंबवत। तो ये V है, B अंदर को है, तो इसके लंबवत क्या हो जाएगा? ऐसे। ये होगी F की दिशा भाई। ये किसकी दिशा है? ये F की दिशा होगी। समझ में आई बात? तो F की दिशा V और B की दिशा के लंबवत होती है। तो जो रिजल्टेंट जो निकलेगा इन दोनों सदिशों का, क्योंकि आप जानते हैं दोनों सदिश राशियां हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो इन दोनों के बीच से निकलेगा, इन दोनों के बीच से निकलेगा। और ध्यान देना भाई, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट पर इस पर बल लग रहा होगा इस तरीके से, तो जो कण की जो फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप जो कण की जो गति होगी वो कैसे होगी? वृत्ताकार होगी। देखो हुआ क्या, यहां से पार्टिकल आया, है ना, जैसे इसने चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करा, वैसे क्या हुआ? इसको हटा देते हैं। ये जैसे इसने चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करा, वैसे ही क्या हुआ? वैसे इस पर एक बल लगा। तो जाना इसको सीधे था, लेकिन ये क्या हो गया? ये मुड़ गया। ये क्या हो गया? मुड़ गया। किसके फलस्वरूप मुड़ गया? बल के फलस्वरूप। तो जाना इसको ऐसे सीधे था, इसको ऊपर की तरफ खींचा गया, तो ये बीच में कहीं चला गया। फिर यहाँ भी इसको जाना सीधे है, लेकिन ऊपर की तरफ बल लग रहा है, तो फिर ये बीच में चला गया। जाना इधर है, ऊपर की तरफ बल लग गया, लेकिन बीच में। जाना इधर है, ऊपर की तरफ बल लग गया, फिर ऐसे। जाना इधर है, ऊपर की तरफ बल लग गया, फिर ऐसे। तो रिजल्टेंट आप देख रहे हैं, इसका रिजल्टेंट जो है इसका हमेशा बल और वेग के बीच में आ रहा है ना। तो बल और वेग के बीच में आ रहा है ना, इस तरीके से। तो इसीलिए इसका जो पाथ है, इसका जो पथ है वो क्या है? वो हमको वृत्ताकार दिखाई दे रहा है।
ठीक है। इसके फलस्वरूप जो कण का पथ होता है वो क्या हो जाता है भाई, वृत्ताकार। मतलब कि अगर कोई आवेशित कण अगर इधर आया गति करने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या होता है कि उस पर एक बल कार्यरत होता है जो कि क्या होता है, जो कि लंबवत होता है किसके, उसके v और b की दिशा के, यानी वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के, जिसके फलस्वरूप कण की कैसी गति होती है, वृत्ताकार होती है। एक बात हमको लिखनी है अब अपने शब्दों में। देखो कैसे लिखेंगे हम इसे, देखिए हम इसमें लिखेंगे अतः कण जो है वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। कण कैसी गति करेगा, वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, मतलब वो गोल गोल घूमने लग जाएगा। ठीक है। अब देखो, जब कोई वस्तु, जब कोई कण जब वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पर एक बल काम करता है, उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्र। उसको हम कौन सा बल बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। इतना नोट डाउन कीजिए जल्दी से, ये पार्ट जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो क्या बात करी मैंने आपसे, हर एक पॉइंट पर जो वेग और बल की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी भाई, चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगी, लंबवत होगी, जिसके फलस्वरूप जो कण का पथ हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, रिजल्टेंट वृत्ताकार। देखो बल इसको अंदर की तरफ खींचेगा लेकिन वेग इसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, है ना। इस तरीके से वेग इसको बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा लेकिन बल जो है इसको अंदर की तरफ रखने की कोशिश करेगा। तो जिसके फलस्वरूप ना तो अंदर की तरफ जाएगा ना ये बाहर की तरफ, बीच में ही घूमता रहेगा, है ना। यहाँ भी इस पर बल अंदर की तरफ लगेगा लेकिन जो वेग है वो कैसे रहेगा, इस पर ऐसे बाहर की तरफ। समझ रहे आप बात को। तो इसके फलस्वरूप ही क्या होगा, ये कण गोल गोल घूमता रहेगा। ये कण क्या होता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा भाई। अब लिखेंगे इसमें, माना इस कण का जो द्रव्यमान है, कण का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है। जिस वेग से ये कण गति कर रहा है, कण का वेग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v, ठीक है। और एवं वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r है। हमने माना कि जो कण है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, जिस वेग से गति कर रहा है उसका वेग v है और वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है। अगर हम ये सारी चीजें मान लेते हैं तो इसके फलस्वरूप हम ये बोलते हैं अतः इस पर क्या काम करेगा, अभिकेंद्र बल काम करेगा। तो कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा नहीं है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यानी एक समान वृत्तीय गति में आप इसको पढ़ लेंगे, है ना। ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे अभिकेंद्र बल के, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स के कॉन्सेप्ट को, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा आपने। तो वही हम लगा रहे हैं, अभिकेंद्र बल F बराबर क्या हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा, mv²/r, है ना। तो इतना न्यूटन बल इस पर क्या होगा, कैसे लग रहा है, अभिकेंद्र बल। ये हो गई समीकरण 2, है ना। अब देखो आप कि समीकरण 1 में हमने बल निकाला है, कौन सा वाला बल, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर लग रहा है, और समीकरण 2 में हमने निकाला है अभिकेंद्र बल। ये दोनों बल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। ये दोनों बल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। तो दोनों बल क्या होंगे, दोनों बल का परिमाण क्या होना चाहिए भाई, बराबर होना चाहिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमको एक बात पता चली है। समीकरण 1 की अगर बात करें हम, समीकरण 1 थी हमारे पास F बराबर QVB, है ना। F बराबर QVB, तो वहां से QVB हो गया और यहाँ से आया F बराबर mv²/r, तो यहाँ से mv²/r हो गया। ठीक है। ये दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। V से V कट जाएगा, V से V क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब हमारे पास फाइनल क्या बचा, यहाँ से हमारे पास R इज इक्वल टू फॉर्मूला निकल के आता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू निकल के आता है, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। R इज इक्वल टू निकल के आता है mv/qb, mv
अपॉन क्यू बी। लिखे जरा इसे, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है आज का, ठीक है, इस वाले पार्ट का, एम वी अपॉन क्यू बी। लिखे जरा जल्दी से। यहां पर देखिए m क्या है, द्रव्यमान है जो कि कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है, प्रोटॉन की बात करें मतलब जो भी कण होगा उसका द्रव्यमान m तो फिक्स रहेगा। v की बात करें तो v वेग जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है। चार्ज, हर एक जो कण है, आवेशित कण है, उसके ऊपर कितना आवेश रहता है ये भी फिक्स है। और जो चुंबकीय क्षेत्र रखा जाएगा वो भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। तो अगर QB बराबर हम देख रहे हैं, QB की वैल्यू जो है वो नियतांक है, मतलब कि कांस्टेंट है ना। तो R बराबर क्या आ रहा है भाई, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यदि QB जो है हमारा कांस्टेंट है तो R प्रोपोर्शनल आ रहा है MB। और MB क्या होगा, संवेग। मतलब कि इसका क्या मतलब निकल रहा है, जो कण की त्रिज्या है, वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या है जिस पर यह कण घूम रहा है, ये सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती है इस कण के संवेग पर, इस कण के संवेग के सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो जो कण का संवेग रहेगा यानी उसके द्रव्यमान गुणा वेग का जो मान रहेगा उसी पर डिपेंड करेगा कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी बड़ी या छोटी होगी, है ना। आंसर नहीं लिखेंगे, ये तो हमारा डेरिवेशन है। तो मतलब कहने का ये है कि जिस कण का बस संवेग जितना ज्यादा होगा वो उतना बड़ा गोला बनाएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उतना बड़ा वृत्त बनाएगा, उतना बड़ा गोला बनाएगा जिसका ज्यादा संवेग होगा, जिसका ज्यादा क्या होगा, संवेग होगा। भाई नोट डाउन कर लें इसे। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। यहाँ से ये पॉइंट पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण की गति होती है, जो उसकी जो उसका वृत्ताकार पथ होता है, उसकी त्रिज्या उस कण के संवेग के बराबर होती है। ये आप प्रूफ कीजिए, है ना। तो यहां से इस तरीके से आपको प्रूफ करना है भाई, इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे इसे, चलिए नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। यहाँ पर एक और चीज हम लोग यूज करते हैं इस फॉर्मूले का, देखें। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, अगर मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख लूं, R बराबर M, देखो इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, R बराबर V को तो मैं ऊपर रहने देता हूं, है ना, और Q को यहाँ रहने देता हूं, B ऐसा है। ये जो M है ना, ये ऊपर से मैं Q के नीचे ले आया, है ना, ऐसा कर सकते हैं मैथ्स के अकॉर्डिंग। अब यदि मैं देखूं, यदि V अपॉन बी कॉन्स्टेंट हो, मतलब V अपॉन बी नहीं बदल रहा है, तो एक रिलेशन यहां से भी निकल के आ रहा है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्यू बाई एम। एक संबंध ये भी आ रहा है। ये क्यू बाई एम को हम पता है क्या बोलते हैं, ये क्यू बाई एम को हम बोलते हैं कण का विशिष्ट आवेश। तो एक और रिलेशन निकल के आ रहा है कि जो कण की जो त्रिज्या होती है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, वो कण के विशिष्ट आवेश के बराबर होती है। कण का विशिष्ट आवेश मतलब क्यू बाई एम, विशिष्ट आवेश मतलब क्यू बाई एम, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये भी नोट डाउन करें, ये भी पूछा जाता है कई बार कि जो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या होती है वो कण के विशिष्ट आवेश के बराबर, विशिष्ट आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ये होगा व्युत्क्रमानुपाती। भाई इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, कण का विशिष्ट आवेश लेकिन 1 अपॉन कण का विशिष्ट आवेश, व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई। ये होगा भाई, ये होगा, लिखें। 2 चीजें हो गई,
दो चीजें पूछी जाती है इससे। तीसरा इससे पूछी जाएगी कण की गतिज ऊर्जा। कण की गतिज ऊर्जा काफी सारी बातें इसमें पूछी जाती है, दो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, एक नेक्स्ट लिखेंगे इसमें। कण की गतिज ऊर्जा, देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K = ½ mv², है ना। अब m और v दोनों कांस्टेंट है ना, m और v कांस्टेंट है। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पास, लिख लो इसको, समझ लो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो m तो कांस्टेंट है ही भाई, द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहना ही है किसी कण का, v कांस्टेंट रहेगा, है ना, v कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए जो कण की गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, वो क्या रहेगी, नियत रहेगी। गतिज ऊर्जा क्या है, नियत रहती है भाई, कांस्टेंट रहती है। ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक हो गया। लास्ट देखो एक चीज इसमें और है, देखिए यहाँ से काफी सारी बातें पूछी जा सकती हैं, इसीलिए मैं सारी चीजें यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पूछेंगे कि दिशा बताओ कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कण, है ना। क्लॉकवाइज मतलब कोई कण ऐसे घूमेगा या फिर कोई कण ऐसे घूमेगा, है ना, कैसे भी घूम सकता है, वृत्ताकार होना चाहिए रास्ता। तो ध्यान देना, इसमें नोट करके लिखना बात को, नोट। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर धनावेशित कण होगा तो धनावेशित कण की गति की दिशा जो है, धनावेशित कण जो है यानी पॉजिटिव चार्ज जो है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। कैसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में। और अगर वो ऋण आवेशित कण होगा यानी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की बात कर दें हम, ऋण आवेशित कण होगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, मतलब घड़ी के घूमने की दिशा में, ठीक है। तो एक यहां से ये भी पूछा जाता है कि ऋणावेशित कण की गति की दिशा, ऋणावेशित कण कैसे घूमेगा, है ना, धनावेशित कण कैसे घूमेगा, ये भी यहां से पूछा जाता है। ठीक हो गया। चलिए लास्ट इसमें आता है एक कण का आवर्तकाल, है ना, कण का आवर्तकाल, उसे भी समझ लीजिए। आवर्तकाल और आवृत्ति दोनों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कण का आवर्तकाल। नेक्स्ट जो भी पॉइंट है उसमें लिखेंगे कण का आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है ना, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर चाल बराबर दूरी बट्टे समय, है ना। तो समय बराबर दूरी बट्टे वेग, तो एक चक्कर में ये 2πr दूरी तय करेगा, इसका वेग v रहेगा, है ना भाई। एक चक्कर में जो दूरी होगी वो 2πr होगी और वेग क्या रहेगा, स्मॉल v। अब जरा ध्यान देना, r का जो फॉर्मूला है हम पीछे वाला यूज करेंगे, 2π/v mv/qb, है ना, पीछे बनाया था फॉर्मूला r बराबर mv/qb, ये v से भी कट गया। अब यहाँ देखो क्या बन के आ रहा है, 2πm/qb, 2πm/qb। देखो इस फॉर्मूला में कहीं भी वेग नहीं आ रहा है, कहीं भी क्या नहीं आ रहा है, वेग नहीं आ रहा है। और इसमें आवृत्ति देख लो, आवृत्ति, आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/, आवर्तकाल। F = 1/t, मतलब F = क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2b/qb/2pm, 2πm, है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं दो बातें आपको बता रहा हूँ। T और F के फॉर्मूला में कहीं भी v नहीं आ रहा है, T और F के फॉर्मूला में कहीं पर भी स्मॉल v नहीं आ रहा है, मतलब कि वेग पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट हो जाएगा, कण का आवर्तकाल व आवृत्ति, आवृत्ति मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा वो। आवृत्ति किस पर निर्भर नहीं करता, वेग पर, कण के वेग पर निर्भर नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। ये भी पूछा जाता है यहाँ से। तो यहाँ से जितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको साथ सारे डिस्कस कर लिए। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इसीलिए मैं आपको एक एक चीजें इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है।
और लिखवा भी रहा हूं, तो इसको नोट डाउन भी कर लेंगे और ये सारी चीजों को समझ भी लेंगे। कण का आवर्तकाल और आवृत्ति जो है वेग पर निर्भर नहीं करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगे होंगे और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।